मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक पहुंचाने में जुटी केंद्र सरकार ने देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों का खोलने की घोषणा की है। सर्वाधिक 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे, जिन 28 नए नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई है। उनमें सबसे अधिक 8 नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोले जाएंगे, जहां इन विद्यालयों को खोलने पर अगले 8 सालों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। यह सभी पीएम श्री स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ये 85 नए केंद्रीय विद्यालय देश के 19 राज्यों में खोले जाएंगे, जहां इनमें दिल्ली के खजूरी खास में भी एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से इनमें 82,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा मिल सकेगी और इसके साथ ही 5,000 से अधिक लोगों को शिक्षक सहित दूसरे पदों पर नौकरी मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जहां उन्होंने कहा कि इस फैसले से 21वीं सदी के लिए ग्लोबल सिटीजन को तैयार करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने कर्नाटक के शिमोगा जिले में पहले से मौजूद एक केंद्रीय विद्यालय को अपग्रेड भी किया है। वहीं 28 नए नवोदय विद्यालयों के खुलने से 15,000 से अधिक छात्रों को इनमें प्रवेश मिलेगा। साथ ही 1300 से अधिक नए लोगों को शिक्षक सहित दूसरे पदों पर नौकरी भी मिलेगी। जहां केंद्रीय विद्यालय को खोलने पर जहां लगभग 5,872 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहीं नवोदय विद्यालय को खोलने पर 2,360 करोड़ खर्च होंगे। मौजूदा समय में 1,256 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से 3 विदेश मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में है। 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है और इसमें 80 केंद्रीय विद्यालय में 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 5,872 करोड़। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय, आप सब जानते हैं नवोदय विद्यालय जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, जिसमें बहुत फोकस्ड वे में टैलेंटेड बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है। उसमें 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ rupees have been sanctioned by the cabinet by Honorable Prime Minister today for opening up Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalaya. One very interesting and important point I would like to highlight is new education policy का implementation करने के लिए पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के सेकेंड टर्म में लाया गया था और उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय और सारे नवोदय विद्यालय को पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहाँ पे एक तरीके से मॉडल बने सो दैट अदर स्कूल्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया जो कि जैसा आपने देखा यंग सिटीजन्स के लिए जो इतने सारे कार्यक्रम बने, विज्ञान धारा हो, प्राइवेट एफएम रेडियो से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाना हो, सेमीकंडक्टर यूनिट से नए अपॉर्चुनिटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, फिर बायो E3 से टोटली एक नया देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम
फिर स्पेस सेक्टर, विद्या लक्ष्मी, अटल इनोवेशन मिशन का एक्सपेंशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन और उसके लिए जो डिजिटल बनाया, फिर बायो राइड स्कीम, फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में यूथ के लिए। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर एक वर्ग विशेष के फर्जी वोटरों का नाम मतदाता सूची में बढ़ाए जाने का आरोप लगाती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष में मतदाताओं के नाम सूची की कटवा रही है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से खास वार्ता की। आइए सुनते हैं कि दिल्ली कानून व्यवस्था और मतदाता सूची में हेरफेर के विषय पर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के आहट शुरू होते ही पक्ष विपक्ष द्वारा फर्जी वोटिंग की शिकायतें शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी जहां आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती कि उन्होंने जो एक वर्ग विशेष के बहुत ज्यादा फर्जी वोट बनवाए हैं, वही आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके वोटरों को कटवा रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप फर्जी वोटिंग को लेकर, फर्जी वोटरों के नाम लेकर शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मकान में 28 वोट, एक बिल्डिंग के अंदर 38 वोट, एक झुग्गी के अंदर 18 वोट, तो दिखता है कि फर्जी वोट बनवाए गए हैं। वो उन्हीं फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीते जा रहे थे। अब वो बांग्लादेशी रोहिंग्यास को लाकर हम यहाँ पे वोट बनाएंगे, तो उसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी भी करेगी और सरकार में जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो भी करेगा। अभी आपके जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र संजयवाल जी ने प्रेस वार्ता की तमाम जो दस्तावेज दिखाए, कुछ ऐसे मतलब जगह दिखाई जहां पे दीवार पे मीटर लगाए गए हैं, वहां पे 28 वोट बढ़ाए गए हैं। मैं तो अभी कहा कि एक मकान के अंदर, एक फ्लोर के अंदर 28 वोट है। अब वो क्या कि पंजाब में भी वोट बना रखा, दिल्ली में बना रखा है, मध्य प्रदेश में वोट बना रखा है, दिल्ली में बना रखा है। तो इस प्रकार के वोटर्स की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक फेयर प्ले से होना चाहिए, ना कि गड़बड़ से। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली कानून व्यवस्था को जो सरकार में थे उसमें अक्सर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शीला दीक्षित लगाते थे कि ये कानून व्यवस्था में असफल है। अब जो है कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब से ये अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली कानून व्यवस्था फेल है, जगह जगह नशे कारोबार बढ़ रहा है। ये उनको कहते शोभा नहीं देता। अमृतसर के अंदर अभी परसों ही गोली चली है, दरबार साहब के प्रांगण में गोली चली है, और जिस प्रकार से वहां पर माफिया राज कर रहा है सबको जानकारी है। यहाँ तो घटना होती है, दिल्ली पुलिस 2 दिन के अंदर जो भी लोग दोषी होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है। वहां तो जानकारी नहीं मिलती कौन कौन लोग हैं। वहां तो गैंगस्टर जेल के अंदर से इंटरव्यू देते हैं अपना। तो जरा अंतर ध्यान करें, पहले देखें, अपना घर देखें, फिर दूसरी तरफ इशारा करें। एबी स्टार समय दिल्ली बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। कैमरा पर्सन सुख के साथ महेश ने कमल, एबी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव आपके कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों के टिकट कटने व कुछ की सीट बदलने की संभावना है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उम्मीदवार तय करते समय क्षेत्र विशेष में प्रत्याशियों की पहचान के साथ जीतने की संभावनाओं को भी परखा जाएगा। इसमें दूसरे दलों से आप में शामिल होने वाले नेताओं से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से जारी पहली लिस्ट में ऐसे कई उम्मीदवारों का नाम शामिल है जो कांग्रेस या भाजपा से आप में शामिल हुए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस चुनाव को लेकर पार्टी बड़े स्तर पर काम कर रही है, जहां पार्टी की कोशिश है कि 25 दिसंबर से पहले अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो जाए। ऐसे में उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में 10 से 12 अन्य उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। इन नामों में ऐसे उम्मीदवार शामिल होंगे जो बीते दिनों कांग्रेस या भाजपा से आप में शामिल हुए हैं। वहीं पार्टी सूत्रों को मानो तो एक एक करके सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जहां मौजूदा समय में केवल 20% पुराने चेहरे को ही फिर से टिकट मिलने का आश्वासन मिला है। इनमें से भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी सीट बदली भी जा सकती है। गाजियाबाद न्यायालय में जज और वकीलों की लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, जहां वकील कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन है, जो वकीलों के द्वारा
किया जा रहा है। वकीलों की मांग है कि कोर्ट परिसर में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाले जज को या तो माफी मांगनी होगी या फिर सरकार द्वारा उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और वकील अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हमारा प्रदर्शन और धरना लगातार जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको ही ज्यादातर पता है कि हमारे निहत्थे वकीलों पर जो है लाठीचार्ज कराया गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनकी एक बर्बरता पूर्वक जो संविधान के खिलाफ होते हुए जो है उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, उसके खिलाफ जो हम धरने पे लगातार आज 37-38 दिन हो चुके हैं हमें बैठे हुए। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो आज महासम्मेलन हमने यहाँ बुलाया है, हर कोर्ट में जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की में हड़ताल जारी है, हम भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तब तक इनका कोई निलंबन नहीं होता तब तक ऐसे ही जारी रहेगा। इसमें जो है निहत्थे वकीलों पे इन्होंने बिना बात में जो लाठीचार्ज करवाई, संविधान के खिलाफ जाके जो लाठीचार्ज करवाई। निहत्थे वकील जो अपनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, उन पे जो है ऐसा व्यवहार डिस्ट्रिक्ट जज ने जो करा है ये निंदनीय है। और लगातार हम हड़ताल पे, जैसे आप सभी को मालूम भी है, बैठे हुए हैं। हमारे गाजियाबाद न्यायालय में जो उस दिन हिटलर जैसा काम करा गया और न्यायालय के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, हमारे निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। और अब बस हमारी यही मांग है, जो हमारे न्यायाधीश हैं, डीजे हैं, वो माफी मांगे या उनका ट्रांसफर करा जाए सरकार के द्वारा। और दूसरी चीज, जो भी पुलिस वाले उस समय न्यायालय के अंदर थे जिन्होंने भी हमारे निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज करा, सबके खिलाफ FIR दर्ज हो। हमारी यही मांगे हैं और जब तक ये काम नहीं होगा हम ऐसी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब तक की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हड़ताल है, सबसे ज्यादा चलने वाली हड़ताल है। जैसा कि आप सबको ही दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके में शनिवार सुबह बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां मामले की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अब 52 वर्षीय सुनील जैन के रूप में की गई है। बताया गया है कि मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है, जहां डीसीपी शादरा प्रशांत गौतम के मुताबिक क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है, जहां बदमाशों ने सुनील जैन पर उस वक्त फायरिंग की जब वह फर्श बाजार से यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह सैर के बाद घर लौट रहे थे, जहां मृत कारोबारी कृष्णा नगर में रहते थे। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस को यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास एक शख्स को गोली मारने की जानकारी मिली थी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुनील जैन को पास के अस्पताल में लेकर गई है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गाजियाबाद में गाजिया पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है, जहां गाजियाबाद के खोड़ा पुलिस को एक युवक के द्वारा जानकारी दी गई थी कि उसका 30 साल पहले अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसे राजस्थान ले जाया गया था और वो तब से राजस्थान में ही भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। मौका पाकर वो राजस्थान से ट्रक में बैठकर गाजियाबाद पहुंचा था, जहां खोड़ा थाना पुलिस ने जब उसको फोटो सर्कुलेट किया तो कई लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसमें से शहीद नगर के रहने वाला एक परिवार भी था, जिसने बताया कि ये उसका लापता हुआ बेटा है। भीम को अब माँ बाप मिल चुके हैं, लेकिन भीम के परिजनों के द्वारा कुछ दिन भी अपने घर में रखकर जब उसकी हरकतें संदिग्ध दिखाई दी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और तभी से पुलिस कथित भी नाम से इस शख्स की जांच पड़ताल में जुट गई है। जैसे ही पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे, पुलिस ने कथित को भी अपने पास बुलाया, जहां साहिबाबाद पुलिस की जांच में अब ये साबित हो चुका था कि शहीद नगर के परिवार में झूठी कहानी गढ़कर रहने वाला शख्स भी नहीं बल्कि इंद्रराज है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। साहिबाबाद पुलिस से परत दर परत खोलते हुए इस पूरे मामले की तब पड़ताल शुरू की। देखिए 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली इसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक
साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया, तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहां जाके वेरीफाई किया, तो वहां पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी, उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहां पे उसके गांव में चली गई, तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। पहले छोटी मोटी चोरियां अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ करता था, और फिर उसके बाद जैसे इसके चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मोबाइल के दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, कभी किसी पड़ोसी के घर से कोई कीमती सामान चुरा लिया। तो इन घटनाओं से तंग आके इसके घर वालों ने 2005 में इसको अपने घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और फिर भी इसके बाद भी इसकी ये हरकतें रुकी नहीं और ये हरकतें चलती रही। देखिए 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।